तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी स्टील बनाने की कंपनी है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी पूरा सपोर्ट कंपनी के साथ में है। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और जैसा हम हमेशा बात करते हैं, हम 3 लेवल पे कंपनी को चेक करेंगे। सबसे पहले कंपनी की बिजनेस प्रोफाइल देखेंगे, उसके बाद हम कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे और फिर हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में इस कंपनी के शेयर्स हमें किस प्राइस में मिल रहे हैं। दूसरा, हमने आपको पहले बताया था कि अगर आप भी चाहते हैं कि किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस हम आपके लिए करें, तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस कंपनी का नाम और अपना नाम लिख दीजिए। तो बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उस कंपनी के ऊपर वीडियो बना के हम आपको एक रिप्लाई दे सकें। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी के बारे में। तो अगर हम बात करें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड या सेल कंपनी के बारे में, तो एक इंटीग्रेटेड आयरन एंड स्टील मेकर है। इंटीग्रेटेड का मतलब यह है कि कंपनी के पास में अपनी ही माइंस है, वहां से कंपनी आयरन ओर निकालती है, यानी कि रॉ जो मटेरियल होता है उससे लेकर के फिनिश गुड तक सारा का सारा बनाने का काम कंपनी खुद ही करती है। कंपनी में काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। और बात करें तो कंपनी दोनों टाइप के स्टील बनाती है, कार्बन स्टील भी और स्पेशल स्टील भी। और जैसे मैंने बात की थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसमें मेजोरिटी ओनरशिप है, 65% की जो शेयर होल्डिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में है। और उस वजह से कंपनी को काफ़ी ज़्यादा बैक सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, क्योंकि इस तरह का जो बिजनेस है इसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा पैसा रिक्वायर्ड होता है। तो कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सिक्योरिटी उस पर चलती है, तो कंपनी को पैसा भी आसानी से मिल जाता है। प्लस अगर इंटरेस्ट पे लेना है तो लो इंटरेस्ट पे भी कंपनी को पैसा मिल जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा कंपनी की बात करें तो प्रायोरिटीज़ में ये है। इसके लिए बात करें जो कंपनी स्टील अपना बनाती है वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज के लिए बनाती है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो यूज़ होते हैं। तो उसमें कंपनी कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री है उसके लिए अपने प्रोडक्ट्स बनाती है, फिर इंजीनियरिंग के लिए, पावर के लिए, रेलवेज की कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, ऑटोमोटिव है, कंज्यूमर ड्यूरेबल, डिफेंस, इस तरह की सारी इंडस्ट्रीज के लिए अपने जो कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है। उसके अलावा बात करें कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की कि कौन कौन से प्रोडक्ट कंपनी एक्चुअली बनाती है, तो कंपनी में बहुत सारे अलग टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। उसमें जो मेन है वो है हॉट रोल्ड कॉइल्स, फिर कोल्ड रोल कॉइल्स, उसके अलावा मेटल प्लेट्स कंपनी बनाती है, राउंड्स हैं, बार्स हैं, उसके अलावा वायर रोड्स हैं, और जो रेलवे के ट्रैक्स होते हैं वो सब कंपनी बनाती है। तो कंपनी का काफ़ी सारी इंडस्ट्री में माल भी सप्लाई होता है और साथ साथ कंपनी बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स भी बनाती है, जिससे कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट यहाँ पे कैटर कर सके। इसके अलावा बात करें कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी की, तो आज की डेट में कंपनी के पास में 5 इंटीग्रेटेड स्टील के प्लांट हैं और साथ साथ 3 स्पेशल स्टील के प्लांट्स हैं। और इन सारे प्लांट्स की वजह से ही कंपनी इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अगर बात करें कंपनी की टोटल प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी की, तो 19.63 मिलियन टन पर एनम, यानी लगभग 20 मिलियन टन पर एनम की कंपनी कैपेसिटी है और लगभग 80 to 90% कैपेसिटी अपनी यूटिलाइज करती है, यानी कि कैपेसिटी भी है और डिमांड भी है, इसलिए कंपनी उतना प्रोडक्शन भी कर पा रही है। उसके बाद बात करें, ये तो होगी कंपनी की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी। कंपनी ने फ्यूचर में अपने प्रोजेक्ट्स को कैपेक्स करना है, यानी कि और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रही है कंपनी अपनी इस कैपेसिटी को, और 2031-32 तक, यानी कि अगले 7 से 8 साल के अंदर कंपनी इसको 32 मिलियन टन पर एनम के जो कैपेसिटी है उसको लेना चाह रही है। यानी कि कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, नए प्लांट्स लगाएगी या पुराने प्लांट्स को भी और ज़्यादा एनहेंस करेगी, और अगले 7 से 8 साल के अंदर अपनी टोटल कैपेसिटी 32 मिलियन टन पर एनम का कंपनी का बनाने का टारगेट है। और इसको बनाने के लिए कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी 1 लाख करोड़ रुपए का, और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ये 50% कंपनी लोन लेगी और 50% खुद से पैसा लगाएगी इक्विटी के थ्रू। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये मेजरली 27 फाइनेंशियल ईयर जो है 27-28 में हो जाएंगे, जिससे कि आने वाले टाइम में उसको सारी चीज़ें तैयार करके 2031-32 तक कंपनी अपना टारगेट पूरा कर ले। तो कंपनी काफ़ी अच्छी ऑलरेडी कैपेसिटी होल्ड करती है और कंपनी इसको फ्यूचर में इंक्रीज करने के लिए काम कर रही है। उसके बाद बात करें कंपनी के मार्केटिंग नेटवर्क की, तो पूरे पैन इंडिया में कंपनी की प्रेजेंस है। इंडिया के लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में कंपनी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लोग उनको यूज़ करते हैं, काफ़ी अच्छा कंपनी का मार्केट सिस्टम भी है। इसके बाद बात करें कंपनी के ज्योग्राफिकल रेवेन्यू ब्रेकअप की, कंपनी इंडिया में काम करती है या और ज़्यादा कहाँ का काम करती है वो सब डिटेल। तो बात करें तो कंपनी को इंडिया से 93% का रेवेन्यू होता है और बाकी जो कंपनी एक्सपोर्ट करती है वहाँ से 7% में होता है। तो मेनली कंपनी का जो बिजनेस है वो इंडिया में ही है, एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा काम कंपनी नहीं करती है। इसके अलावा हम बात करें कंपनी की मेन वीकनेस की, तो वैसे तो ये कंपनी एक इंटीग्रेटेड कंपनी है, यानी कंपनी अपनी माइंस हैं, अपनी फैक्ट्रीज हैं, सब चीज़ें अपनी हैं, कंपनी फिनिश गुड बनाती है, लेकिन
जो स्टील होता है, स्टील बनाने के लिए दो मेन जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो होता है आयरन ओर और कोकिंग कोल। ये दो जो है रॉ मेटेरियल होते हैं। इसमें से जो आयरन ओर है वो तो कंपनी पास अपनी माइन से आता है, लेकिन जो कोकिंग कोल है वो कंपनी पास में अपना नहीं है, और उसके लिए कंपनी को 95% जो कोकिंग ऑयल है वो इंपोर्ट करना पड़ता है, और इंपोर्ट होता है ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया, यूएस, न्यूजीलैंड से। इंपोर्ट में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि पिछले साल में कोकिंग कोल के जो प्राइस है वो हिस्टोरिकली हाई हो गए, यानी कि बहुत ज़्यादा जो कॉस्ट है वो कंपनी के मटेरियल की इंक्रीज हो गई। कंपनी की जो इनपुट कॉस्ट है वो कोकिंग कोल के प्राइस बढ़ने से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। अगर हम बात करें तो पिछले साल में $600 पर टन के आसपास उसका जो प्राइस है वो पहुंच गया था, और नीचे आ गया था तो ₹200 पर टन, यानी कि 200 से 600, यानी कि 3 गुना प्राइस हम देखें तो कोकिंग कोल का हो गया था। उसकी वजह से कंपनी की जो बात करें इनपुट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। उसकी वजह से कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं उस सब पे इम्पैक्ट आया। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि इंपोर्ट कर रही है कंपनी सारा का सारा कोकिंग ऑयल, तो उनको पेमेंट भी फॉरेन करेंसीज में करनी पड़ती है। तो अगर फॉरेन करेंसीज के प्राइस बढ़ जाते हैं, जैसे डॉलर का प्राइस मान लीजिए बढ़ गया, तो आप कमा रहे हैं इंडियन रुपीज में, आपको पेमेंट करना है डॉलर में, उसकी प्रॉब्लम, और कोकिंग कोल का प्राइस बढ़ गया उसकी प्रॉब्लम। तो उस वजह से बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पिछले साल के कंपनी के प्रॉफिट में आया है। तो अभी तो फिर भी कोकिंग जो कोयल है उसके प्राइस थोड़े बहुत नॉर्मलाइज हो गए हैं, लेकिन फिर भी फ्यूचर में भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस तरह की जो बात करें तो कंपनी की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स पे है, उसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट जहाँ पे हिट होते हैं। तो इस तरह अगर कुल मिलाकर देखें तो बिजनेस वाइज तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। जो वीकनेस थी वो भी आपको बता दी, लेकिन फिर भी बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि ये इस तरह के बिजनेस में कि बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब जैसे हमने बात की 1 लाख करोड़ रुपए कंपनी लगाएगी, अब किसी के पास होगा 1 लाख करोड़ तभी तो लगाएगी। अब क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है, लोन भी आसानी से मिल जाता है, कम रेट से मिल जाता है, इसीलिए कंपनी इतना ज़्यादा ग्रो कर सकती है। तो कुल मिला के देखें तो कंपनी को फंड भी आसानी से मिल जाता है, और कंपनी ऑलरेडी काफ़ी अच्छी मार्केट पोजीशन यहाँ पे होल्ड करती है। तो दोस्तों अभी तक तो बात हुई कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में और कंपनी की मार्केट पोजीशन के बारे में। अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि आज की डेट में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं। और किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ पिछले 5 साल का डेटा, जिससे हमें कंपनी के बारे में डिटेल नॉलेज मिल सके। और यहाँ पे देखें पिछले 5 साल कंपनी का डेटा, तो सबसे पहला पैरामीटर हम चेक करते हैं कंपनी का रेवेन्यू। और यहाँ देखें तो 2019 में कंपनी के रेवेन्यू थे लगभग 67,000 करोड़ रुपीज़, जो कि अब बढ़ के 1,04,000 करोड़ के आसपास हो गए हैं। और पिछले 5 साल में देखें तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी के रेवेन्यू में आई है, यानी कंपनी काफ़ी अच्छे से मार्केट कैप्चर कर रही है, काफ़ी अच्छे से अपनी सेल्स जो है वो कर पा रही है। अगर हम बात करें पिछले 5 साल के ग्रोथ के CAGR की, तो 13% से कंपनी की सेल जो है वो हर साल यहाँ पे ग्रो हुई है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। उसके लिए बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। यहाँ पे देखें तो पहले 4 साल 15%, 17%, 18%, फिर 2022 में 21% का भी काफ़ी अच्छा कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिला है। लेकिन 2023 में देखें तो एकदम से कम हो गया 8%, और इसका रीज़न वही है जो हमने आपको बताया था कि जो कोल के प्राइस थे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे, 3 गुना प्राइस हो गया। तो कंपनी की जो इनपुट कॉस्ट है वो 3 गुना बढ़ गई, खर्चा 3 गुना बढ़ गया, उस वजह से कंपनी के जो प्रॉफिट है वो इम्पैक्ट हुए हैं। अब क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे कम हुआ है, तो इसी वजह से सारा का सारा नेट प्रॉफिट, बाकी सब चीज़ें भी यहाँ पे कम ही दिखाई देंगी। उसके बाद करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हम पैरामीटर चेक करते हैं नेट प्रॉफिट। यहाँ पे देखें तो 2019 में 2300 करोड़ रुपये था, फिर काफ़ी अच्छे से 2022 में 12,000 करोड़ रुपये हो गया, और फिर से 2023 में 2177 करोड़ रुपये आ गया। इसका रीज़न वही है क्योंकि 2023 में कंपनी की जो इनपुट कॉस्ट है वो इंक्रीज हुई थी, तो सारे ही प्रॉफिट जो यहाँ पे कम दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद करें कंपनी के फ्री कैश फ्लो की, तो यहाँ पे देखें कंपनी का डेटा, तो पिछले 5 साल में से 2 साल कंपनी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो में गई है, जो कि एक जो है नेगेटिव पॉइंट है। क्यों कही है कंपनी? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंसिव बिजनेस है, बहुत ज़्यादा पैसा बार बार कंपनी को इन्वेस्ट करना पड़ता है, और कभी भी कंपनी का प्रॉफिट डिप होता है या खर्चा बढ़ जाता है तो कंपनी फ्री कैश फ्लो मैनेज नहीं कर पाती है। तो पिछले 5 साल में 2 बार नेगेटिव फ्री कैश फ्लो भी कंपनी गई है। उसके बाद करें कंपनी के डिविडेंड पे आउट परसेंटेज की, तो पिछले 3 साल में कंपनी ने अच्छा डिविडेंड दिया है 28%, 30% का। उससे पहले ने कंपनी ने कुछ खास डिविडेंड नहीं दिया है, तो बहुत ज़्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनी तरीके से यहाँ पे नहीं है। उसके बाद करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है डेट बाय इक्विटी रेशो। और यहाँ पे देखें तो कंपनी का जो डेट बाय इक्विटी रेशो आ रहा है 0.55, यानी कंपनी 50% से ज़्यादा अपना जो डेट भी होल्ड करती है इक्विटी के अगेंस्ट, जो कि थोड़ा सा हायर साइड पे जा रहा है। क्यों हायर साइड पे? हम बात करें बार बार कि कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है स्टील बनाने के लिए, बार बार कैपिटल एक्सपेंडिचर सब चीज़ें करनी पड़ती है, तो कंपनी अच्छा खासा डेट भी होल्ड करती है। उसके बात करें तो अगर कोई भी कंपनी डेट होल्ड करती है तो उसके अगेंस्ट हम अगला पैरामीटर चेक करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो, जिस समय ये पता लगता है कि अपनी जो हर साल इंटरेस्ट पेमेंट करना है
उसके गुना कितना पैसा अवेलेबल है, यानी कि उसके अगेंस्ट कितना टाइम्स पैसा कंपनी से ऑलरेडी अवेलेबल है जिससे कंपनी आसानी से अपना इंटरेस्ट पेमेंट कर सके। यहाँ आप देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज आ रहा है 3 टाइम्स, जो कि काफ़ी लो साइड पे है। अगर 5 गुना या उससे ज़्यादा कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज होता है तो उसको अच्छी कंपनी माना जाता है कि ठीक है, कंपनी लोन होल्ड करती है, पेमेंट करना है इंटरेस्ट का, लेकिन उसका पैसा अवेलेबल है कि अगले 4-5 साल तक भी हर साल आराम से कंपनी अपना इंटरेस्ट पेमेंट कर देगी। लेकिन आप देखें तो 3 टाइम्स है, तो इसमें भी कंपनी एक देखें तो रिस्क की साइड जा रही है। कंपनी डेट भी होल्ड करती है और साथ साथ कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज भी लो है। उसके बाद बात करें अगला पैरामीटर की, तो अगला पैरामीटर है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो पिछले साल का हमने रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है सिर्फ 4% का, और किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी हमें जो चाहिए होता है मिनिमम होता है 15% या उससे ज़्यादा। तो यहाँ देखें तो 4% है, तो ये भी लोअर साइड पे है। लोअर साइड पे क्योंकि वही 2023 की प्रॉब्लम कि कंपनी का प्रॉफिट भी कम आया था, इसलिए कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी कम है। इसके अलावा अगर हम 5 साल का कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो ये आ रहा है 11%, तो ये भी हम देखें तो लोअर साइड पे है हमारे बेंचमार्क से। तो इस तरह से कुल मिलाकर बात करें कंपनी के सारे फाइनेंशियल्स की तो ठीक ठाक फाइनेंशियल है। कंपनी की सेल्स में जरूर ग्रोथ आई है, लेकिन बात करें तो पिछले साल जो क्राइसिस आया है प्राइसेस का, उसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है। साथ साथ कंपनी ऑलरेडी पहले भी 1 साल फ्री जो कैश फ्लो था वो नेगेटिव में गया है, और साथ साथ कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज भी कुछ खास अच्छा नहीं है। तो कुल मिलाकर बात करें तो ठीक ठाक फाइनेंशियल है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी फाइनेंशियल कंपनी के नहीं है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो उसकी अर्निंग के हिसाब से आज की डेट में सस्ते मिल रहे हैं या फिर महंगे मिल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, और उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो के ऊपर वैल्यू करते हैं। कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो कमाती है उसके हिसाब से कितनी वैल्यू बनती है, क्योंकि नेट प्रॉफिट क्या है वो एक अलग क्राइटेरिया है, वो आपने बुक्स में दिखा दिया है। एक्चुअल आपको पैसा कितना रिसीव हुआ है, बार बार आपको अपनी कंपनी के लिए कितना पैसा लगाना पड़ रहा है, उन सबको कैलकुलेट करने के बाद में जो पैसा बचता है वो होता है फ्री कैश फ्लो, जो फ्रीली अवेलेबल है, बिजनेस को अब उसकी जरूरत नहीं है, एक इन्वेस्टर या एक ओनर उस पैसे को घर लेके जा सकता है, उसको हम बोलते हैं फ्री कैश फ्लो, और उसी को हम असली अर्निंग मानते हैं और उसी को हम कंपनी की वैल्यूएशन करते हैं। यहाँ पे हमने कंपनी के फ्री कैश फ्लो का डेटा निकाला था, तो पिछले 3 साल की कंपनी का फ्री कैश फ्लो चेक करें तो 2021 में लगभग 19,875 करोड़ रुपए, 2022 में 27,000 करोड़ रुपए, उसके अलावा 2023 में नेगेटिव गया 9,212 करोड़ रुपए। अब इस फ्री कैश फ्लो के हम एवरेज लेते हैं तो पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो की एवरेज आ रही है 12,700 करोड़ रुपए, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड लगभग हर साल 12,700 करोड़ रुपए फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। अब ये हो गई कमाई, इसके हिसाब से हमें पेमेंट कितना करना है वो हो गया वैल्यूएशन, यानी कि 12,700 करोड़ रुपए कमाने वाली जो कंपनी है उस पूरी कंपनी की हम वैल्यूएशन निकालें तो आती है 6,35,000 करोड़ रुपए, यानी कि अगर हमें 12,700 करोड़ रुपए कमाने हैं हर साल तो हमें 6,35,000 करोड़ रुपए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये इस वैल्यूएशन का मतलब है। अब ये हो गई पूरी कंपनी वैल्यू। अब हम इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके पर शेयर की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे पर शेयर की वैल्यू है 1540 रुपए, यानी कि अगर हम 1540 रुपए पर शेयर हिसाब से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे। ठीक है, कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है तो उसके हिसाब से इतनी इसकी वैल्यू बनती है। लेकिन जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि अगर किसी भी कंपनी को पूरे पैसे दे के खरीदेंगे, प्रीमियम पर खरीदेंगे, तो हमारा बहुत ज़्यादा रिस्क इंक्रीज हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने चेक किया बहुत सारी चीज़ें पहले से गड़बड़ चल रही हैं, कभी कुछ हो गया और फ्यूचर में आने टाइम में क्या हो क्या नहीं होगा हमें नहीं पता। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम यूज़ करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट। उसका मतलब यह है कि जो भी कंपनी का फेयर प्राइस है उसके 50% में कंपनी को खरीदो, जिससे हमारे जो भी आने वाले रिस्क है उसको अच्छे से हम मैनेज कर सके और कंपनी को भी सस्ते दाम पर खरीद लें। तो हमने निकाला कंपनी का फेयर प्राइस 1540 रुपये, इसका 50% यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया 770 रुपये। तो अगर हम 770 रुपये पर इस हिसाब से आज की डेट में इस कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो हम कंपनी को सस्ते दाम पे खरीदेंगे और जो भी हमारे आने वाले रिस्क हैं उसको भी काफ़ी हद तक हम मैनेज कर लेंगे। 100% तो कोई रिस्क मैनेज नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक वो रिस्क मैनेज हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्राइस 770 रुपये पर शेयर, जो हमें ठीक लग रहा है आज की डेट में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं कंपनी की एक्चुअल शेयर प्राइस की कि आज की कंपनी के शेयर प्राइस मार्केट में किस रेट पे चल रहे हैं। तो बता दें आज की कंपनी का जो शेयर प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 126 रुपये के आसपास, 126-130 के बीच में कंपनी के जो शेयर है वो ट्रेड कर रहे हैं। अब इस हिसाब से देखें तो कंपनी हाईली अंडर वैल्यूड है। साथ साथ बात करें कंपनी के प्राइस बाय अर्निंग रेशियो की तो सिर्फ 15 के प्राइस बाय अर्निंग रेशियो पे कंपनी के शेयर ट्रेड कर रहे हैं। तो दोनों ही पैरामीटर्स देखें तो बहुत ही सस्ते शेयर आज के इस कंपनी के मिल रहे हैं। लेकिन जैसे हमने बात की थी काफ़ी सारे कंपनी के साथ रिस्क भी इन्वॉल्व हैं, तो ऐसा नहीं कि सस्ते शेयर मिल रहे हैं तो हमें लेने ही लेने हैं। दूसरी बात करें हम परसेंटेज में, तो अब कंपनी का जो 126 रुपये का प्राइस चल रहा है उसकी फेयर प्राइस 1540 हिसाब से देखें तो सिर्फ 10% पे मिल रहे हैं कंपनी के शेयर उसकी फेयर वैल्यू के, और 90% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा है। तो बहुत ही बढ़िया
कंपनी है, बहुत ही सस्ते दाम पे मिल रही है, बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो हर एक कंपनी से होता है, लेकिन फिर भी बात करें तो काफ़ी सस्ते दाम में इसके शेयर्स हमें मिल रहे हैं। तो अगर इस तरह की कंपनी में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो बिल्कुल आप इस कंपनी को चेक कर सकते हैं, थोड़ी और डिटेल निकालिए, हो सकता है हमसे कोई चीज़ देखनी रह गई हो, तो आप अपना भी होमवर्क कीजिए और फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। अगर आपने और इन्वेस्ट किया है तो आप देख रहे हो कंपनी का बिजनेस ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि हमें कंपनी को छोड़ के भाग जाना है कि कंपनी का शेयर प्राइस डाउन चल रहा है, कुछ रहा है। शेयर प्राइस तो अपने आप अप डाउन हो जाएगा, जैसे कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेंगे तो कंपनी के शेयर प्राइस भी लॉन्ग टर्म में बढ़ ही जाएगा। तो इस तरह से बात करें, कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।